पास ही एक तपाई पर पानी की सुराही रखी थी। उसके साथ शीशे का छोटा गिलास औंधा पड़ा था। बूढ़ा हमें अंदर छोड़कर लालटेन समेत वापस चला गया। कमरे में खूब अंधेरा छा गया था। यहाँ हब्स था और नारियल की छाल की बू फैली हुई थी। मेरे साथी ने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की, उसे तपाई पर टिकाया और लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मेरी तरफ देखकर बोला, पहले ये बताओ, मेरी दुकान के सामने वाले चाय खाने से जो आदमी तुम्हारे पीछे लगा था, क्या तुम उसे जुल्द देने में कामयाब हो गए? जब मैंने उसे बताया कि उस आदमी की लाश साहिल समंदर की चट्टानों पर पड़ी है, तो उसने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया। बस इतना कहा, ये तुमने अच्छा किया, जहाँ तुम्हें खाना चाय वगैरह मिल जाया करेगी। ये बूढ़ा तमिल मुसलमान है, ये हमारे लिए काम करता है। ये नारियल के दरख्त और आगे सब्जी के कुछ खेत इसकी मिल्कियत है। ये बड़ा कम गो और मजबूत किरदार वाला आदमी है। ये तुमसे ज्यादा बात नहीं करेगा, तुम भी खामोश रहना। मैंने पूछा, मुझे कब तक यहाँ बैठकर अपने मिशन के आगाज का इंतजार करना होगा? मेरा ख्याल है सरहद पार से बॉस ने तुम्हें हमारे मिशन के बारे में आगाह कर दिया होगा। एजेंट उठ खड़ा हुआ। इस बारे में मैं कल शाम को आकर तुमसे बात करूंगा। तुम कोशिश करना कि इस क्वार्टर से बाहर ना निकलो। छोटा सा बाथरूम इसके साथ ही बरामदे में है। वो खुदा हाफिज कहे बगैर चला गया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर मच्छरदानी गिरा दी। इससे हब्स में इजाफा हो गया। यहाँ बिजली ना होने की वजह से पंखा भी नहीं था। मैंने पतलून वगैरह उतार कर कुर्ता पाजामा पहन लिया था। मैंने कुर्ता उतार दिया और सोने की कोशिश करने लगा। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। आंख खुली तो रोशनदान में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने टूथब्रश और शेविंग क्रीम वगैरह ब्रीफ केस में से निकाली, तौलिया कांधे पर डाला और कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। बादल उसी तरह छाए हुए थे। दरख्तों में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे हब्स में काफी हद तक कमी वाक़ हो गई थी। रात वाला स्याह फाम बूढ़ा मुझे आता नजर आया। उसने करीब आकर सलाम किया और टूटी फूटी हिंदी जबान में कहा कि वो थोड़ी देर में नाश्ता ला रहा है। बाथरूम तंग और गंदा था। जल्दी जल्दी मैंने गुस्ल किया और अपने कमरे में आकर पलंग पर बैठ गया। बूढ़ा नाश्ता ले आया, चाय का एक गिलास और डबल रोटी के 2 टुकड़े, यही नाश्ता था, और वो रख कर चला गया। दोपहर को उसने मुझे उबले हुए चावल और पानी जैसा शोरबा कर दिया, जिसमें कद्दू के टुकड़े डूबे हुए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से इस कमरे में दिन गुजारा। चूंकि जिस्म सख्तियां सहने का आदी था और अपने अजीम मिशन का ख्याल भी था, इसलिए सब्र और हिम्मत से पड़ा रहा। शाम को फिर वही चावल और शोरबा मिला। मेरे कमरे में लालटेन रोशन करती थी। बूढ़े ने मुझसे ज्यादा बात नहीं की थी। अब मुझे अपने एजेंट का इंतजार था। रात हो चुकी थी कि वो आ गया। हम दोनों कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोल कर बैठ गए। ये दरवाजा उसने इसलिए खोला था कि बरामदे में कोई शख्स मौजूद हो तो हमें मालूम हो जाए। बंद दरवाजे के साथ लगकर कोई हमारी बातें सुन सकता था। एजेंट ने आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू कर दी। सरहद पार वाले अपने हेडक्वार्टर से मुझे जो ब्रीफिंग की गई है, उसके मुताबिक इस अहम तरीन मिशन में तुम्हारे साथ एक लड़की भी होगी। मैंने ताज्जुब से पूछा, लड़की? वो क्या करेगी? एजेंट बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम बीच में ना बोलो और मुझे पूरी बात कर लेने दो। वो कहने को तो एक लड़की है, लेकिन वो एक दलेर और माहिर कमांडो भी है। तुम खुद एक कमांडो हो। तुम उसकी महारत का अंदाजा बहुत जल्द लगा लोगे। वो ताजिकिस्तान की रहने वाली एक मुसलमान लड़की है। समरकंद में उसने अरबी जबान और उर्दू की तालीम हासिल की। फारसी उसकी मादरी जबान है और रूसी जबान वो रवानी से बोल लेती है। दीन इस्लाम के खिलाफ जब रूसियों ने तुर्कमानिस्तान में जबरो इस्तबदाद की मुहिम शुरू की, तो उसमें इस ताजिक मुसलमान लड़की के माँ बाप को शहीद कर दिया गया। ये लड़की किसी न किसी तरह जान बचाकर अफगानिस्तान में दाखिल होने में कामयाब हो गई। वहां से ये मगरबी जर्मनी चली गई, जहां इसने कमांडो की बाकायदा ट्रेनिंग हासिल की। इसका इरादा वापस समरकंद जाकर जिहाद में हिस्सा लेने का था, लेकिन उस वक्त इसराइली लबनान में मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म सितम ढा रहे थे। चुनाचे वो फलस्तीनी कमांडोज में शामिल हो गई। इसने कई मार के सर अंजाम दिए। उन दिनों इस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की का मंगेतर सादल कुर्वी लंका के मशहूर शहर ट्रेंकोमाली में जवाहरात का कारोबार करता था। ये कमांडो लड़की उससे मिलने लंका आई तो शुमाली लंका के तमिल हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। ट्रेंकोमाली में तमिल मुसलमानों की तादाद आबाद है। वहाँ भी हिंदू तमिलों ने अपनी मुस्लिम कुश सरगर्मियां शुरू कर दी और एक रोज ऐसा हुआ कि सादल कुर्दी को एक बाजार में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उसकी मंगेतर इस ताजिक लड़की ने कई हिंदू तमिल गुंडों को हलाक कर डाला और वहीं रूपोश हो गई। उसने यहाँ के मुसलमानों की हिफाजत में अपनी ज़ेर ज़मीन सरगर्मियां शुरू कर दी। वो यहाँ के तमिल हिंदुओं से अपने मंगेतर की मौत का इंतकाम भी लेना चाहती है। हमारा उससे राब्ता था। इसकी वजह ये थी कि इस ताजिक मुस्लिम लड़की को पाकिस्तान से दिली मोहब्बत है। उन्हीं दिनों में मुझे हेडक्वार्टर से चाणक्य प्लान के बारे में ब्रीफ किया गया और हिदायत की गई कि मैं ताजिक लड़की पोशाली से राब्ता पैदा करके उसे इस मिशन पर आमादा करूं। इस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की का इस्लामी नाम कुछ और है जो हमें मालूम है, मगर हमने उसे किसी एजेंट पर जाहिर नहीं किया। पोशाली खुद भी अपना इस्लामी नाम खुफिया रखती है। वो इसी नाम यानी पोशाली से जानी जाती है।
हेडक्वार्टर से ब्रीफिंग मिलते ही मैं खुद ट्रिंकोमाली के उस जंगल में गया जहां वो अपने चंद मुसलमान तमिल साथियों के हमरा एक खुफिया जगह पर छुपी हुई थी। मैंने उसे चाणक्य प्लान के बारे में बताया तो वो इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान की सलामती और बका की खातिर इस मिशन पर काम करने के लिए आमादा हो गई। पोशाली को इस मिशन के लिए मुंतखब करने की दो वजूहात थी। पहली अहम तरीन वजह तो ये थी कि पोशाली रूसी जबान रवानी से बोल सकती है। अब उसने सिन्हाली जबान पर भी उबूर हासिल कर लिया है, वो तमिल जबान भी बोलने लगी है। दूसरी वजह ये थी कि हमारा मिशन इसी मुल्क श्रीलंका में वाक़े एक गैर मुल्की सिफारत खाने से मुताल्लिक है। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले मैं 3-4 बार पोशाली से मिलकर चाणक्य प्लान के बारे में काफ़ी तफसीलात जमा कर चुका था। अचानक मालूम हुआ कि पोशाली की कमीनगाह पर अलहदगी पसंद हिंदू तमिलों ने छापा मारकर पोशाली के कुछ साथियों को हलाक करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। मेरी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक पोशाली अब तक हिंदू तमिलों की कैद में जिंदा है। शायद उन्होंने पोशाली को अभी तक इसलिए हलाक नहीं किया कि वो उससे कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि वो उसके बदले में मुसलमान तमिलों की कैद में अपने कुछ आदमियों को रिहा करवाना चाहते हों। बहरहाल चाणक्य प्लान पर अपने काम का आगाज करने से पहले तुम्हें पोशाली को हिंदू तमिलों की कैद से आज़ाद करवाना होगा ताकि तुम दोनों मिलकर चाणक्य प्लान के अहम तरीन मिशन का आगाज कर सको। अपना एजेंट खामोश हो गया। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक बीच में कुछ न बोला, कोई सवाल न किया। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। उसने कहा, अब अगर तुम चाहो तो सवाल कर सकते हो। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और बोला, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या रूसी ब्यूरोक्रेसी उस ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली के नाम और उसकी शक्ल से आशना है। इसकी वजह यह है कि पोशाली का ताल्लुक ताजिकिस्तान से है और उसने जिंदगी का ज्यादा अरसा समरकंद में गुजारा है। वो मॉस्को और क्रेमलिन जरूर आती जाती रही है, मगर उसका रूसी ब्यूरोक्रेसी से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। जब वो रूसी मुसलमानों की हिमायत में खुफिया जिहाद शुरू करने वाली थी तो उसकी खिदमत तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन ने हासिल कर ली और यूं उसे रूस में इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों के खिलाफ जिहाद का मौका न मिल सका। मैंने सिगरेट का धुआं उगलते हुए कहा, इसका मतलब है कि यहाँ के रूसी सिफारत खाने में उसकी शक्ल सूरत सबके लिए अजनबी होगी। एजेंट ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। मैंने कहा, अब आप मुझे ये बताएं कि पोशाली को यहाँ के हिंदू तमिलों ने किस जगह कैद कर रखा है। एजेंट ने मुझे बताया कि शुमाली लंका में जाफना शहर के जनूब मगरब में जहाँ अलहदगी पसंद हिंदू तमिलों का बड़ा जोर है और जो उनकी तकरीबी सरगर्मियों का गढ़ है, एक जंगल है जहाँ नारियल के अलावा बांस के बेशुमार खुदरो दरख्त उगे हुए हैं। ये नीम पहाड़ी इलाका है और टीलों में कुदरती गारें बनी हुई है। यहाँ कदीम जमाने के ऐसे मंदिर भी हैं जो एक खंडर बन चुके हैं। एजेंट कह रहा था, मेरी इत्तला के मुताबिक बांस के उस जंगल में एक रावण के जमाने का मंदिर का खंडर है। उस खंडर का यहाँ की जबान में सिन्हाली में कोई नाम नहीं, लेकिन जहाँ के तमिल हिंदुओं ने उसका नाम रावण पली रखा हुआ है। इन तमिल हिंदुओं की हमदर्दियां भारत के तमिलों के साथ हैं। ये लोग सदियों से श्रीलंका की सरजमीन पर रहते हुए खा रहे और कमा रहे हैं, लेकिन अब ये तमिल हिंदुओं के लिए एक अलग वतन का मुतालबा करने वाले हैं। ये शुमाली लंका को तमिल लैंड में बदल कर भारत से अपने ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। मुझे जो इत्तलात मेरे मुखबर ने दी हैं उनके मुताबिक ताजिक मुसलमान लड़की पोशाली को जाफना के तमिल हिंदुओं ने उसी पुराने मंदिर रावण पली के पास ही कहीं ज़ेर ज़मीन कैद में डाल रखा है। तुम चूंकि तमिल, तेलुगु और मलयालम जबानें समझ लेते हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। मैंने पूछा, वहाँ जो तमिल हिंदुओं का ग्रोह ज़ेर ज़मीन काम कर रहा है, उसके लीडर का नाम क्या है? एजेंट ने मुझे लीडर का नाम बताया जो ईलम था। ये सिफत थी, नाम नहीं था, क्योंकि इलाम या इलम तमिल और मलयालम जबान में शेर को कहते हैं। एजेंट ने बताया कि वो इसी नाम से जाना जाता है और उन्होंने अपनी अलहदगी की तहरीक का नाम भी उसी नाम पर रखा हुआ है। एजेंट कह रहा था, अभी उस तमिल ग्रोह की सरगर्मियां वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयों तक ही महदूद हैं, मगर ये लोग अनकरीब हुकूमत लंका के खिलाफ भी तकरीबी कार्रवाइयाँ शुरू करने वाले हैं। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें सिर्फ पोशाली को उन लोगों से रिहा करवा कर यहाँ लाना है। अब ये बताओ कि तुम पोशाली की रिहाई का मिशन किस अंदाज से शुरू करना चाहते हो? मैंने कहा, ये मैं सोच विचार के बाद ही बता सकूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग मेरी क्या मदद कर सकते हैं। क्या मुझे इस मिशन के लिए मेरी पसंद का असलहा मिल सकेगा? क्या आपका कोई आदमी रावणपली के बांस के जंगल तक मेरी रहनुमाई करेगा, क्योंकि मैं यहाँ के जंगलों से वाकिफ नहीं हूँ? एजेंट ने कहा, इसका इंतजाम हो जाएगा। तुम्हें जिस किस्म का असलहा दरकार होगा तुम्हें मुहैया कर दिया जाएगा, लेकिन यकीनी तौर पर तुम्हें रिवॉल्वर, पिस्तौल वगैरह की ही जरूरत होगी। मैंने सिगरेट बुझाते हुए कहा, मुझे सिर्फ एक 12 बोर का रिवॉल्वर चाहिए जिसके साथ साइलेंसर भी हो। इसके अलावा एक कमांडो चाकू की भी जरूरत होगी। एजेंट ने कहा, ये दोनों चीजें तुम्हें कल सुबह मिल जाएंगी। ये बताओ कि तुम अपने मिशन पर कब रवाना होना चाहते हो? मैं एक पल के लिए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ये मैं कल ही बता सकूंगा। मुझे इस मिशन की जुज़ियात पर गौर करने की मोहलत चाहिए। एजेंट उठ खड़ा हुआ। बेहतर है, मैं कल शाम को आऊंगा। मैंने
अपनी तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए होंगे, सिर्फ तुम्हारी तरफ से एक इशारे की जरूरत होगी। जब वो चला गया तो मैंने गौर करना शुरू कर दिया। ये चाणक्य प्लान का एक तरह से पेश लफ्ज या पेश खैमा था, मगर अपने तौर पर यह भी बड़ा दुश्वार और जान जोखों का मिशन था। अगरचे अपने एजेंट ने मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली को एक बेहतरीन मशाक और दलेर कमांडो लड़की के रूप में मेरे सामने पेश किया था, लेकिन मुझे शुबा था कि एक लड़की इतनी दलेर हो सकती है कि वो इस मिशन में मेरी कोई खास मदद कर सके। मैं उससे सिर्फ इतना चाहता था कि वो मेरी राह में रुकावट न बने और कोई ऐसी हरकत न कर बैठे कि मेरे किए कराए पर पानी फिर जाए। ये मुझे बाद में मालूम हुआ कि जितना कुछ अपने एजेंट ने मुझे पोशाली के बारे में बताया था, असल में वो इससे 4 हाथ आगे थी। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ऐसी दलेर और बेजिगर मुसलमान कमांडो लड़की मेरी नजर से अभी तक नहीं गुजरी। रात गए तक मैं यही सोचता रहा कि रावनपली के कदीम मंदिर वाले जंगल तक मुझे किस भेस में जाना चाहिए। सिर्फ एक कमांडो बनकर जाने से वहां काम नहीं बन सकता था, बल्कि उल्टा मिशन के नाकाम होने का खतरा था और वो लोग जरा से शक पर पोशाली को मौत के घाट उतार सकते थे। और ये बात मैं भी जहनी तौर पर तस्लीम कर चुका था कि हमारे चाणक्य प्लान मिशन में पोशाली की शिरकत नागुज़ीर थी, क्योंकि पोशाली रूसी जबान रवानी से बोल लेती थी। मैं काफी देर तक गौर फिक्र करता रहा, आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उन अलहदगी पसंद तमिल हिंदुओं के पास शिव जी के बेटे गणेश जी महाराज के पुजारी एक तमिल ऋषि मनी साधु के भेस में ही जाना चाहिए। मेरी रंगत भी अब पहले जैसी नहीं थी, मैं सांवला हो गया था। दूसरे, मुझे तमिल जबान पर उबूर था और गुप्ता के अलावा मुझे तमिल जबान की रामायण के अलावा सैकड़ों अश्लोक और शेर जबानी याद थे। मैंने एक मुद्दत आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुजारी थी। दूसरे दिन शाम को अपना एजेंट मेरे पास आया। वो एक 12 बोर का रिवॉल्वर और एक कमांडो चाकू भी अपने साथ लाया था। रिवॉल्वर पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, हमारा एक आदमी जो मुसलमान तमिल है तुम्हें अपने साथ जाफना के उस इलाके तक ले जाएगा जहां से अलहदगी पसंद हिंदू तमिल लीडर इलम का खुफिया मस्कन करीब ही होगा। वो तुम्हें रास्ता बता देगा। क्या तुम आज रात रवाना होना चाहते हो? मैंने अपने एजेंट को अपनी सोची हुई स्कीम बयान कर दी। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, क्या तुम इस भेस में वहां महफूज होगे? जब मैंने उसको बताया कि तमिल जबान और उनकी देवमाला पर मुझे उबूर हासिल है और मैं इस किस्म का भेस कई बार कामयाबी से बदल चुका हूं, तो फिर उसने कोई एतराज न किया। मैंने उसे जिन चीजों का मुतालबा किया उनमें एक सफेद धोती कुर्ता, जनेऊ चप्पल, माथे पर लगाने के लिए सिंदूर, सर पर डालने के लिए एक छोटी सफेद चादर और मनकों की एक साधु वाली माला थी। अगले रोज ये सारी चीजें उसने मुझे ला कर दे दी। वो अपने साथ खद्दर का एक झोला नुमा थैला भी ले आया था। सबसे पहले मैंने सेफ्टी रेजर से अपना सर मूंड डाला, फिर पतलून बुशर्ट उतार कर उसकी जगह जनूबी हिंद के साधु ऋषि मुनियों वाला सफेद लिबास पहना, कमर के गिर्द जनेऊ पहन लिया, गले में भूरे मनकों की माला डाली, माथे पर शिव जी के नाम के सिंदूर की 3 लकीरें खींच ली। रिवॉल्वर और चाकू मैंने अपनी कमर के गिर्द धोती के साथ छुपा कर रख लिया था। थैले में थोड़े से कच्चे चावल डाल लिए। अब मैं एक तमिल साधु बन चुका था और अपने मिशन पर रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार था। एजेंट ने लालटेन की धीमी रोशनी में मेरे सरापे पर एक नजर डाली और बोला, क्या तुम चलने को तैयार हो? मैंने गर्दन सीधी करते हुए कहा, क्यों नहीं। वो आदमी कहाँ है जो मुझे जाफना ले जाएगा? एजेंट बोला, कोलंबो के फोर्ट स्टेशन से सुबह 7 बजे जाफना एक्सप्रेस रवाना होती है। तुम्हें मुंह अंधेरे यहाँ से निकलकर फोर्ट स्टेशन पर पहुंच जाना होगा। तुम्हारा हुलिया मैं अपने आदमी को बता दूंगा। तुम प्लेटफॉर्म के आखिरी बेंच पर जहाँ उसके करीब ही फर्श पर बैठे होगे, वो तुम्हारे पास आएगा। उसका हुलिया ये है कि वो एक नाटे कद और दरमियानी उम्र का तमिल मुसलमान है। उसका सर दरमियान से गंजा है। वो धोती कुर्ते में मजबूस होगा। उसका रंग काला है, नाक चपटी है और सामने वाला एक दांत गायब है। वो तुम्हारे पास आकर अकीदत से तुम्हारे पांव छुएगा और तुम्हें एक नारियल पेश करेगा जो दरमियान से कटा हुआ होगा। तमिल जबान में तुम्हें कहेगा, महाराज, लंका में आदमखोर मछलियां नहीं होती। ये उसका कोड वर्ड होगा। तुम उसके जवाब में कहोगे, रावण दुष्ट था। ये तुम्हारा जवाबी कोड वर्ड होगा। उसके बाद ये आदमी तुम्हारा चेला बनकर जाफना के खास जंगल तक तुम्हारे साथ सफर करेगा और तुम्हें एक अहम मकाम पर पहुंचाने के बाद वापस आ जाएगा। आगे तुम्हें सब कुछ खुद करना है। तुम उसका और अपना पासवर्ड अच्छी तरह जहन नशीन कर लो। मैंने उसी वक्त दोनों कोड जुमलों को अपने जहन में कई बार दोहरा कर उन्हें अच्छी तरह याद कर लिया। हम दोनों ने मिलकर चावल खाए। खाने के बाद वो कहने लगा, तुम एक तजुर्बेकार कमांडो ही नहीं बल्कि एक समझदार जासूस भी हो। तुम्हें ये बताने की मैं जरूरत नहीं समझता कि अगर तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा जिक्र न करना और न ये बताना कि तुम किस मिशन पर वहां आए थे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। मैं फराइज और कवायद को बखूबी जानता हूँ, लेकिन अब मुझे एक आखिरी बात बता दीजिए कि मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली का हुलिया क्या है?
एजेंट ने पदरे चौंक कर कहा, ये तो मैं भूल ही गया था। अगरचे वहाँ इस नाम की एक ही लड़की कैद होगी, फिर भी मैं तुम्हें पोशाली का हुलिया बता देता हूँ। उसके नक्श समरकंदी लड़कियों जैसे नहीं है। इसकी वजह शायद ये है कि उसका बाप काबुल का रहने वाला था। पोशाली का रंग गोरा है, आंखें जरूर छोटी हैं, मगर नाक ऊपर को उठी हुई है, बाल स्याह और कटे हुए हैं। हमने उसका कोड नाम 01 रखा हुआ है। जब तुम ये हिंसा उसके सामने दोहराओगे तो वो फौरन समझ जाएगी कि तुम अपने आदमी हो। अगर तुम पोशाली को अपने साथ वहां से निकाल लाने में कामयाब हो गए तो तुम्हें जाफना से यहाँ तक अपनी जिम्मेदारी पर सफर करना होगा।